नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 2 के 3 मार्च 2023 को आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 2:4:9 और हमें बताया हुआ है यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। तो इधर हम देखें तो राजेश ने कितने प्राप्त किए हैं, यहाँ पे 2 और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 30 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 15 के इक्वल। और हमसे पूछा है कि राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो राकेश को कितने मिले 4, तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे। एक तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 60 और इधर से अभी 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 की वैल्यू इधर से हो जाएगी 15 × 135। और अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि 2 प्रत्याशी थे, उन्होंने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इधर हम लिखते हैं विनर और यहाँ पे लूजर। विनर को मिले हैं 64%, तो लूजर को मिले होंगे 36% और इन दोनों का डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस है 28% के इक्वल और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है 434 के इक्वल। अभी इधर से हम 100% की वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हमसे पूछा है कि कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल मत है 100%। तो 100% की वैल्यू इधर से हो जाएगी 434 और इनटू में 100 और अपॉन में 28। अभी 14 से इसको कट करें तो ये 2 पे कट होगा और ये आ जाएगा 14 × 42 और 14 × 14। 2 से इसको कट करें तो ये 50 आएगा। अभी 31 और 50 की मल्टीप्लाई होती है 0, 5 और 15, तो ये आए हैं 1550 मत और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जो छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें दिया हुआ उसको सॉल्व करें तो उसमें भी हम सबसे पहले डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करेंगे। तो 36 / 3 12 आएगा और 24 - 12 तो यह आ जाएगा 12। और अभी इधर है डिवाइड बाय 3 तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अभी इधर है 90 / 5 तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 18 और बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का, तो इनटू में 4 तो ये हो जाएगा 72। अब ये यहां से लेके यहां तक ये इतना सॉल्व हो गया। अब ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर बचा है 76 और -72 और इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 4 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 25,000 रुपए के इक्वल और जो टाइम हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 वर्ष और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% के इक्वल। तो इधर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो हो जाएगा 3A + 3B और प्लस में C और A क्या है, P का R%। तो A की वैल्यू इधर से आ जाएगी 25,000 का 12%, तो ये हो जाएगा 0, 12 × 5 = 60, 0 6, 12 दूनी 24 और 6 30। अभी B की वैल्यू निकालेंगे तो B होता है A का R%, तो 3,000 का 12% हो जाएगा 360। अभी C अगर निकालें तो C हो जाएगा B का R%, तो 360 का 12% हो जाएगा। इधर से 0, 12 × 6 = 72, 2 7, 12 × 3 = 36 और 7 43 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा 43.20। तो अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से, तो ये आ जाएगा 9,000 और नीचे वाला आ जाएगा 36 × 108 मतलब 1080 और ये आ जाएगा 43.20। और अगर इन सब को ऐड करें तो लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा 0.20। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन में 0.20 है लास्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन पूछा हुआ है 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। जो ये संख्याएं दी हुई है इनका, तो ये संख्याएं हैं कितनी, 4 हैं, तो उसको हम n मान लेते हैं, n = 4। तो सबसे पहले इसका हम मीन निकाल लेते हैं, माध्य है। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 7 19, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 और 3/4। मतलब ये आया है 4 सही 3/4। अभी इनका डेविएशन निकाल लेते हैं। जो ये संख्या 5 है इससे कितनी ज्यादा है, इससे ये 1/4 ज्यादा है। और जो ये 3 संख्या है इस मीन से कितनी कम है, ये इससे 1 सही 3/4 कम है। और ये संख्या 4 जो है इससे कितनी कम है, ये इससे 3/4 कम है। अभी ये 7 देखें तो ये मीन से कितनी ज्यादा है, तो ये मीन से 2 सही 1/4 ज्यादा है। अभी इनका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 मतलब 49/16, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 9/16 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 9 81 और बटे में 16। अभी इन सभी को ऐड करेंगे तो ये प्लस इधर प्लस और इधर प्लस, तो ये आ जाएगा 81 और 9 90 और 49 और 1 50, 90 और 50 140 और अपॉन में 16। अभी इसका रूट करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे जितनी संख्याएं थी उनसे। तो इधर इंटू में 4 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4 से इसको अगर कट करें तो 4 × 12 और 4 × 5 20, तो ये आ जाएगा √35 और अपॉन में 4। अभी √35 की जगह अगर 36 होता तो ये किसके इक्वल आता, ये 6 के इक्वल आता। मतलब अभी जो वैल्यू आएगी √35 की वो 6 से जरा सा कम आएगी, तो हम इसको 6 मान लेते हैं और अपॉन में 4। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3/2 के इक्वल, और इसको और सोल्व करें आगे तो यह आएगा 1.5 के इक्वल। मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो इससे जरा सा कम आएगा। और अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो इससे जरा सा कम कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1, 1.48। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया हुआ है ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे। मतलब जब एक झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा, और जब दूसरा सच बोलेगा तो पहले वाला झूठ बोलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम एक ही सच बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। मतलब P(a) ये हमें दी हुई है 5/7, क्योंकि वो 5 बार सच बोलता है 7 में से, तो उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी P(a) बार, और वो हो जाएगी 1 - 5/7, तो ये आ जाएगी 2/7 के इक्वल। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेते हैं, तो वो आएगी 8/9 के इक्वल। अभी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार निकाल ले तो वो आएगी 1/9 के इक्वल। अभी जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं A सच बोलेगा, तो उस टाइम पे B झूठ बोलेगा, तो ये आ जाएगा 5/7 और इंटू में 1/9, और प्लस में जब B सच बोलेगा तो उस टाइम पे A झूठ बोलेगा, तो ये आ जाएगा 8/9 और इंटू में 2/7। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5/63 और प्लस में 16/63, और इसको सोल्व करके आ जाएगा 21/63। अभी इसको कट करें तो ये आ जाएगा 1/3 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 196:625। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपली इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 14:25, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा है जो द्रव्य से भरा हुआ है, और इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धगोले का वॉल्यूम, और वो होता है 2/3,
और पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू है 18, तो इंटू में 18 इंटू 18 और इंटू में 18, ये किसके इक्वल होगा? हम बोतलों की संख्या को n मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू एक बोतल का वॉल्यूम, और वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के, तो आर की वैल्यू है 3, तो इंटू में 3 इंटू 3 और इंटू में h की वैल्यू है 6। अभी अगर इसको सोल्व करें तो पाई से पाई कट हो जाएगा, और 6 तिया 18 से ये एक 18 कट हो जाएगा। अभी अगर इसको 3 से कट करें तो ये 6 पे कट होगा, और ये 3 से ये 2 पे कट होगा। तो सोल्व करके इधर से n की वैल्यू आ जाएगी 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, मतलब हमें 72 बोतलों की जरूरत पड़ेगी उस प्याले को खाली करने के लिए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इन्फिनिटी तक गया हो एक तो, और अभी रूट के अंदर क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, अभी हम 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिनका डिफरेंस 1 हो, तो वो टुकड़े आ जाएंगे 4 इंटू 5। अभी इन दोनों टुकड़ों में 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये सिंबल देखेंगे, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो जो छोटे वाला टुकड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़े वाला टुकड़ा हमारा आंसर हो जाता। अभी यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया हुआ है कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को रुपए 300 में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा था? तो इधर दिया हुआ है 30% प्रॉफिट, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 3/10। मतलब अगर सीपी 10 है और प्रॉफिट 3 है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 13 के इक्वल, और ये हमें दिया हुआ है 300 के इक्वल। तो इधर हम लिखते हैं 300। अभी हमें पहले व्यापारी का क्रय मूल्य बताना है, मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन उल्टे लग जाएंगे, और 3 व्यापारी थे तो ये 3 फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो 3 फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे? तो इंटू में 10/13 और इंटू में 10/13 और इंटू में 10/13। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ऊपर तो आ जाएगा 3 लाख, तो इधर 3 के बाद 5 जीरो, और अपॉन में 13 का क्यूब होता है 2197। अभी हम 3 लाख को 2197 से डिवाइड करेंगे, तो इधर डिवाइड कर देते हैं 3 लाख, और इसको डिवाइड करेंगे 2197 से। तो सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, तो 2197। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8। अभी इधर से एक 0 उतार लेते हैं। अभी ये 3 पे जाएगा, क्योंकि 21 63 और 21 चौक 84, 4 पे ज्यादा हो जाएगा, तो 3 7 21, 1 2 सिल 3 निम 27 और 2 29, 9 2 सिल 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर 9 आएगा, और 12 में से 9 गया 3, और इधर 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 7 में से 6 गया 1, इधर फिर 0 उतार लेते हैं। अब ये फिर से जाएगा 21 7 147, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये 6 पे जाएगा इधर, और यहाँ पे उसके बाद एक पॉइंट लगेगा। अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 136 से स्टार्ट होता है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दी हुई है, तो इधर हम मूलधन को P मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? P इंटू R क्या है 21, और इंटू में T है 8, और अपॉन में 100। मतलब फर्स्ट कंडीशन में इतना साधारण ब्याज मिलेगा, और दूसरी कंडीशन में साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा P इंटू रेट सेम है, मतलब 21, और इंटू में टाइम है 21, और अपॉन में 100। अभी हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो 100 से 100 कट होगा, P से P कट होगा, 21 से 21 कट होगा, ये रेशियो आ जाएगा 8:21 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 35/2। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 17.5 के इक्वल। और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 35 और अपॉन में 7। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो हमें बताना है शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा 22.5 और अपॉन में 2, तो यह आ जाएगा 11.25 के इक्वल। और यह हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये दो व्यंजक दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनका एलसीएम हमें बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 और 6। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालें तो वो कितना आएगा, वो आएगा 30 के इक्वल। अभी अगर ऑप्शंस में x की वैल्यू 0 रखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 या 18। तो इधर आ जाएगा 18। जो भी सिंबल आएंगे माइनस या प्लस उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि एलसीएम हमारा होता है पॉजिटिव में। अभी सेकंड ऑप्शन से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30। अभी थर्ड ऑप्शन से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 6 36 या 108। तो इधर आ जाएगा 108। और फोर्थ ऑप्शन से आ जाएगा 6 या 18। और हमारा आना कितना था, 30 आना था। और वो कौन से ऑप्शन से आया है, वो आया है ऑप्शन नंबर 2 से। इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। तो इधर ए लिख लेते हैं, इधर बी। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तो ए भरता है 32 घंटे में और बी भरता है 28 घंटे में। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 4 और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 4। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय घंटों में निकटतम पूर्णांक में भर जाएगा। तो इधर हम टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, और वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 × 7 × 4। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7 और इधर से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224। मतलब टैंक की जो कैपेसिटी है वो आई है 224 के इक्वल। अभी हमें बताया हुआ है कि उनको बारी बारी से खोला गया और शुरुआत की है ए से। तो इधर सबसे पहले ए लिखते हैं। 1 घंटे के लिए ए चलेगा, फिर 1 घंटे के लिए बी चलेगा। तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 7, और बी कितना काम करेगा, 8। तो काम टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 और 7 15। और घंटे कितने लगेंगे, वो लगेंगे 2 घंटे। अभी हमें 224 काम करना है और हुआ कितना है, 15। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, या तो ये 224 आ जाए या इससे कम कुछ भी आ जाए। तो इसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 14 × 5 = 70, 0 7, 14 × 14 और 7 21। ये भी इधर 210 काम हो गया। तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गए 28 घंटे। अभी इसके बाद ए का नंबर आएगा तो प्लस में 7 कर देते हैं, 1 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो इधर हो गए 29 घंटे और ये काम हो गया 217। अभी बचा कितना है, 17 और 7 24, 7 काम बचा है। और करना किसको, बी को, और बी 1 घंटे में करता है 8। तो 7 को करेगा 7/8 घंटे में। तो टोटल जो काम है वो पूरा होगा 29 सही 7/8 घंटे में। और हमें बताना है निकटतम पूर्णांक तक। तो इसके निकटतम क्या हो जाएगा, इसके निकटतम हो जाएगा 30 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 - x², क्योंकि a + b और a - b होता है a² - b²। अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - x⁴ के इक्वल। अभी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x⁸ के इक्वल। अभी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x⁴
16 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। तो सबसे पहले हम 12 और 25 को ले लेते हैं और इनका ओवरऑल छूट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यह आ जाएगा 12 और 25 37 और माइनस 12 गुणा 25 और अपॉन में 100। तो ये इससे कट करें तो इधर 4 आएगा, 4 से कट करेंगे तो 3 आएगा। ये ओवरऑल छूट का प्रतिशत आ जाएगा इधर से 34 के इक्वल। अभी 34 और 18 को लेके सोल्व करेंगे तो 34 प्लस 18 ये आ जाएगा 8 और 4 12, 2 1 असिल 3 और 1 4 और 1 5, 52 माइनस 34 इंटू 18 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 52 माइनस 18 चौक 72, 2 7 असिल 18 3 54, 54 और 7 61 और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 52 माइनस 6 46 और 46 में से 0.12 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 45.88% के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, मतलब हमें मीडियन बतानी है। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे 25, इसके बाद संख्या आएगी 27, इसके बाद 29, इसके बाद 30 और इसके बाद 32 और इसके बाद 33 और इसके बाद 35। अभी बीच में कौन सी संख्या है, अगर वो हम निकालना चाहें तो 3 स्टार्टिंग में से छोड़ देते हैं और 3 लास्ट में से छोड़ देते हैं। तो बीच में जो संख्या बचेगी वही हमारी मीडियन होगी और वो हमारी आई है 30 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। तो इधर हम लिखते हैं मुर्गी, तो सबसे पहले हम मुर्गी लिख लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं बकरी। और मुर्गी के पैर कितने होते हैं, वो 2 पैर होते हैं मुर्गी के, और बकरी के 4 पैर होते हैं। और जानवरों के सिरों की कुल संख्या है 100, मतलब जो टोटल जानवर है वो 100 हैं। अभी हम मान लेते हैं कि वो सारी की सारी मुर्गियां हैं तो 100 की 100 मुर्गी होंगी, तो उनके पैर कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 200। अभी हम मान लेते हैं कि वो सारी की सारी बकरी है तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 400। लेकिन पैर दिए कितने हुए हैं 348, इनको बीच में लिख लेते हैं 348। अभी इसमें एलिगेशन लगा देते हैं तो 400 में से 348 को माइनस करेंगे तो 52 आएगा और 348 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये 148 आएगा। अभी इनका रेशियो निकाल लेते हैं तो 4 से अगर इसको कट करें तो इधर आएगा 13 और ये आ जाएगा 4 × 12 और 4 × 7 28। ये आया 13:37। तो मुर्गी और जो बकरियों का अनुपात है वो है 13:37। अभी अगर इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 50 के इक्वल और 50 की वैल्यू क्वेश्चन में है 100 के इक्वल। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं। तो बकरियों की संख्या 37 और इनटू में 2 तो ये आ जाएगा 74 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि 20 संख्याओं का औसत 32 है। तो इधर लिख देते हैं 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 32। यदि 2 संख्याएं 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर दें। अभी जो ये संख्या है 29 ये एवरेज से कितनी कम है, ये 3 कम है तो 3 इधर लिख लेते हैं। और जो ये दूसरी संख्या 31 ये एवरेज से 1 कम है तो 1 इधर लिख लेते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 4 आ जाएगा और जो ये 4 आया है ये बाकी सभी बची हुई संख्याओं में इक्वली डिवाइड होगा। और संख्याएं बची कितनी है 18, तो इधर हम मान लेते हैं जो 18 संख्याएं बची हैं उनका एवरेज है 32। अभी इधर जो ये 4 है इसको हम 18 संख्याओं में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4/18 इक्वल ये होगा 2/9 के। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा तो ये आ जाएगा 0.9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। तो एवरेज क्या हो जाएगा, अभी इसमें हम ऐड करेंगे 0.22 को तो हमारा नया एवरेज आ जाएगा 32.2
2 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये भी सही है। और ये 4th वाला भी सही है। तो कौन से वाला गलत है? इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC संबंधित वृत्त का व्यास है जिस पर A और D भी स्थित हैं। तो सबसे पहले हम इधर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और BC है उसका व्यास, तो ये व्यास बना लेते हैं। ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। यहाँ पे A पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे D पॉइंट ले लेते हैं। अभी सभी को आपस में मिला लेते हैं। तो A को B के साथ, तो ये AB, और A को D के साथ और D को C के साथ। अब ये A B C और D एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें हमें दिया हुआ है एंगल BCA = 90 डिग्री। एंगल BCA A को C के साथ मिलाएं तो ये एंगल हमें 90 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। और एंगल CAD = 32 डिग्री। तो एंगल CAD ये वाला एंगल है और ये हमें दिया हुआ है 32 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ACD का माप ज्ञात करें। तो एंगल ACD ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। अभी हमें पता है कि एंगल A और प्लस में एंगल C इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री के इक्वल। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो एंगल A कितना है 90 प्लस 32 और प्लस में ये एंगल C कितना है 19 डिग्री और प्लस में एंगल ACD। तो इधर लिख लेते हैं एंगल ACD। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एंगल ACD इक्वल आ जाएगा। तो इधर 90 को माइनस करेंगे तो इधर 90 बचेगा। अभी 90 में से इनका जोड़ हमें और माइनस करना है। तो 90 माइनस 9 और 2 11, 1 3 और 1 4 और 1 5। तो इधर से सॉल्व करके आ जाएगा 39 डिग्री के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है यदि एक समबहुभुज का बाह्य कोण 18 डिग्री है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। और एक एंगल हमें दिया हुआ है 18 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी n = 360 डिग्री और अपॉन में 18 डिग्री। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 20। मतलब उस बहुभुज में भुजाएं हैं 20। तो n = 20 आ गया इधर से। अभी हमें बताना है इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या होती है n × n-3 और अपॉन में 2। तो n की वैल्यू है 20। तो ये आ जाएगा 20 और इंटू में 17 और अपॉन में 2। तो 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 10 आएगा। तो 10 × 17 होगा 170। मतलब उसमें विकर्णों की संख्या होगी 170। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो सबसे पहले इधर हम एक खंभा बना लेते हैं और इसकी ऊंचाई है 17.75 और एक मीनार बना लेते हैं, वो इससे ऊंची होगी। अभी इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये एंगल है 60 डिग्री के इक्वल। अभी इसको और मिला लेते हैं इसके साथ। और हमें दिया हुआ है यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई है 57.75 मीटर के इक्वल। तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी मीटर में पर था? तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है कि कितनी है। अभी अगर फिगर में ये वाली लेंथ हम निकालना चाहें तो इस पूरी लेंथ में से हम ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 के इक्वल। तो 60 डिग्री के सामने है 40, तो इधर 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने होगा 40 अपॉन में √3 के इक्वल। और ये भी सेम होगा 40 अपॉन में √3। अभी अगर इसको सोल्व करें तो रेशनलाइज करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 40 √3 और अपॉन में 3।
तो ये लेंथ आई है इतनी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कि जो ये संख्या है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, और ये एक विषम संख्या है, तो ये सम संख्या से तो कभी भी डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 को हम कट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। तो अभी हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को भी कट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होती होगी तो वो 3 से भी डिवाइड होती होगी, तो इसका मतलब हमारे 2 आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को भी कट कर देते हैं। अभी हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 2 और 3। अभी हम इसको 3 से चेक कर लेते हैं कि ये डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो 9 को कट कर देते हैं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होती है संख्या। तो 8 और 1 9 को कट कर देते हैं, 5 और 4 9 को, तो कितना बचा, 2 और 2 4। तो 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, तो इसको भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि सुरेश, दिनेश और रमेश 3:6:8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं सुरेश, दिनेश और रमेश, और उनकी जो राशि का अनुपात है वो है 3:6:8। अभी हमें दिया हुआ है यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इनकी राशि को हम मान लेते हैं 300, 600 और 800 के इक्वल। अभी इसमें हमें 5% की वृद्धि करनी है, तो वो हो जाएगी 15। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 315 के इक्वल। अभी हमें इसमें 15% की वृद्धि करनी है, तो 10% तो है 60, और 30 इसमें और ऐड करेंगे तो 90। तो ये हो जाएगा 690 के इक्वल। अभी हमें इसमें 20% की वृद्धि करनी है, 10% तो है 80, और 20% हो जाएगा 160। तो ये ऐड हो गया आ जाएगा 960 के इक्वल। अभी 5 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 5 6 30 और 5 3 15, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 8 40। 5 से इसको कट करें तो 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 दूनी 10। अब ये 3 से फिर कट होगा, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 6 18, 3 6 18 और 3 चौक 12। तो ये अनुपात आया है 21:46 और अनुपात 64, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है कि एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इधर हम एक वर्ग बना लेते हैं। ये एक पिरामिड का आधार है। अभी इसकी ऊंचाई हमें पिरामिड की दी हुई है, वो है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये 3 है इधर। अभी अगर इसके शीर्ष को हम इसके मध्य बिंदु से मिलाएं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा आ जाएगी 4 के इक्वल, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी भुजा है 8, तो ये इसकी आधी हो जाएगी 4। अभी ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये अभी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस से ये भुजा आ जाएगी 5 के इक्वल, और यही स्लांट हाइट भी होगी। एल की वैल्यू आई है इधर से 5 के इक्वल। अभी अगर इस आकृति के टोटल सरफेस एरिया को निकालें तो वो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और आधार है हमारा वर्ग, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया होता है अर्ध परिमाप गुणा में त्रियक ऊंचाई मतलब स्लांट हाइट। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, 8 चौक 32 का आधा 16, और इंटू में स्लांट हाइट है 5, तो इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 64 और प्लस में 80। इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, मतलब जो नया व्यक्ति आएगा उसका वजन इस वाले व्यक्ति के वजन से ज्यादा होगा, और इसका वजन है 100 किलोग्राम। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो 100 से ज्यादा होगा। तो व्यक्ति थे कितने, 3 थे,
और 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है एवरेज में, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 4 × 12 किलोग्राम की। तो जो नए बंदे का वेट होगा वो होगा 100 और प्लस में 12, तो वो हो जाएगा 112 किलोग्राम का। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है कि 3 किलोग्राम चावल का मूल्य रुपये 180 है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाएगा 60 रुपये। तो अभी हमें बताया हुआ है 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 किलोग्राम दाल के मूल्य के बराबर है। तो इधर से चावल और दाल के मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 5:8 के इक्वल। और नेक्स्ट दिया हुआ है 15 किलोग्राम दाल का मूल्य 2 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम दाल और चाय के मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दाल और इधर लिख लेते हैं चाय। तो इनके मूल्य का जो अनुपात है वो आ जाएगा 2:15। तो अभी हमें दिया हुआ है नेक्स्ट 3 किलोग्राम चाय का मूल्य 6 किलोग्राम अखरोट के मूल्य के बराबर है। तो इधर अखरोट लिख लेते हैं। तो इधर से चाय और अखरोट के मूल्य का जो अनुपात है वो आ जाएगा 2:1 के इक्वल। तो अभी इन सब का संयुक्त अनुपात निकाल लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? इधर 15 आएगा, इधर 8, इधर 8। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अभी इसको 4 से कट कर लेते हैं। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। ये 2 कट हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा? 5 और इधर आएगा 8 और इधर आएगा 60 और इधर आएगा 30। तो अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य क्या है। तो अभी इधर से 1 किलोग्राम चावल का मूल्य था 60 रुपये और यहाँ पे आया है 5, मतलब जो 5 की वैल्यू है वो 60 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू है 12 के इक्वल। तो अभी इधर से 30 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि हमें 10 किलोग्राम अखरोट का मूल्य बताना है। तो ये 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी अखरोट की। तो ये आ जाएगा 12 × 36, तो 360। तो ये 1 किलोग्राम की वैल्यू है और 10 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3600 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया हुआ है कि एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इमारत बना लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिससे इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो इसको इसके साथ मिला देते हैं और ये दूरी हमें 70 दी हुई है और ये एंगल है 60 डिग्री के इक्वल। अभी इधर ये एंगल 30 डिग्री होगा और 30 के सामने है 70। तो 60 के सामने क्या होगा? ये होगा 70√3 के इक्वल। और क्वेश्चन में हमें बताना था कि इमारत की ऊंचाई क्या है। तो इमारत की ऊंचाई आ जाएगी 70√3 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ है कि एक कमरे की चौड़ाई b है। तो इधर हम लिख देते हैं चौड़ाई = b है, जो उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी b/2 के इक्वल और उसकी लंबाई की आधी है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2b के इक्वल। कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इधर से विकर्ण हो जाएगा b का स्क्वायर और प्लस में b/2 का स्क्वायर और प्लस में 2b का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो अभी इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा b² प्लस b²/4 और प्लस में 4b² और इस पूरे का रूट। अभी 4 LCM आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4b² और प्लस b² और प्लस में 16b² और पूरे का रूट। अभी इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 16 और 4 20 और 1 21। तो 21b² और अपॉन में 4 और इसका पूरे का रूट। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा √21 और इनटू में b/2। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।